तो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सीखेंगे कि फेज़र क्या होता है, फेज़र डायग्राम क्या होता है और टाइप्स ऑफ एसी सर्किट क्या है, वो सब सीखेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो जाइए बच्चों। तो फर्स्ट हेडिंग आपका क्या रहेगा, क्या, फेज़र। तो ये लेक्चर नंबर अल्टरनेटिंग करंट एसी का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। ओके, तो एसी का लेक्चर नंबर 2 में क्या सीखेंगे, फेज़र। क्लास 11th में वेब में भी आपने फेज़र के बारे में पढ़ा होगा कि फेज़र क्या होता है ना। फेज़र क्या है, ये 11th क्लास के वेब वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा फेज़र के बारे में, ठीक है, कि फेज़र क्या है, और ताकि आपको जो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट में फेज का यूज़ करेंगे, फेज़र डायग्राम बनाएंगे हम लोग, है ना, ताकि आपका जो है सब चीज़ें क्लियर हो। फेज़र क्या होता है, ध्यान दीजिए। मैं पहले सिंपली तरीके से आपको समझाता हूँ फेज़र है क्या। देखिए, ये है एक डायरेक्शन और एक दूसरा डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये दूसरा डायरेक्शन है। अगर मैं इस डायरेक्शन में टाइम को शो करूं, किसको शो करूं, टाइम को, और इधर वो क्वांटिटी को मैं शो करना चाहता हूं जिस क्वांटिटी की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है और एक फिक्स टाइम के बाद वही रिपीट कर रहा है ना। मतलब करंट और वोल्टेज, I एंड V, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो फेज़र अगर बात करें, फेज़र की अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें, फेज़र इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर। ये क्या है, एक, हाँ, रोटेटिंग वेक्टर वेरिंग साइनसोइडली विथ टाइम, ये एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कि वेरी करता है साइनसोइडली विथ टाइम। साइनसोइडली का मतलब होता है एक साइन ग्राफ। ये ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह से साइनसोइडली, यानी साइनसोइडल ग्राफ को साइन शॉर्टकट में साइन कहते हैं, ठीक है ना, साइन ग्राफ। तो एक रोटेटिंग वेक्टर होता है, मतलब यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट को और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर से। वेक्टर का मतलब एक एरो, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एरो से होता है। अब आपको ये पता होगा कि सर हम तो करंट या वोल्टेज ये पढ़े हैं कि ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होती हैं। यही आपको पता है ना कि करंट और वोल्टेज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर हम इसे वेक्टर से क्यों रिप्रेजेंट करें, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना। तो इसे हम वेक्टर से रिप्रेजेंट क्यों करें। तो ये एक्चुअल में है तो स्केलर, बट इसे हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करने का जो मूल कारण है, कह लीजिए कि मेन रीज़न कह लीजिए, वो रीज़न ये है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है, मतलब कभी करंट ऐसे फ्लो करे क्लॉकवाइज तो कभी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो डायरेक्शन तो है लेकिन वेक्टर नहीं है ये, इसका मतलब इसे वेक्टर नहीं कह सकते। हाँ, इसको हम समझने के लिए, अपने सुविधा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर का यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अल्टरनेटिंग करंट का जो पीक वैल्यू होता है, पीक वैल्यू अगर मैं बात करूं, पीक वैल्यू ऑफ एसी अगर मैं बात करूं तो कहेंगे आप I0 होता है
और इसे अगर निकालते हैं वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस से, कैसे निकालेंगे? वी नॉट बाई रेजिस्टेंस से। मतलब अगर हम बात करें वी नॉट कुछ है, उसमें रेजिस्टेंस का जब डिवाइड कर देते हैं तब हमें करंट मिलता है, और ये करंट एम्पलीट्यूड है या पीक करंट कह लीजिए या पीक वैल्यू ऑफ एसी कह लीजिए। तो आई नॉट और वी नॉट में कौन बड़ा है? तो आप कहोगे बेशक आई नॉट छोटा है किससे? मैग्नीट्यूड में वी नॉट से, ठीक है ना। किस में छोटा है ये? मैग्नीट्यूड में। ये मैग्नीट्यूड में क्या है? छोटा है। किससे? वी नॉट से। तो हम वी नॉट को भी किससे दिखाएंगे? एक एरो से दिखाएंगे, और आई नॉट को भी एरो से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एरो से। अगर मैं एक एरो ऐसे खींच देता हूं, ऐसे मान लो ऐसे, ठीक है ना, तो ये किसका है? वी नॉट का है। तो जो इस एरो का लेंथ है, ये लेंथ वी नॉट का मैग्नीट्यूड बताता है, मतलब पीक वैल्यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वहीं पर हम एक और एरो ऐसे खींच दें, ऐसे, ये आई नॉट है। आई नॉट का मतलब ये करंट एम्पलीट्यूड, आई नॉट का मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ बताता है। मतलब जब भी आपको अल्टरनेटिंग करंट को एरो से यानी फेजर से दिखाना है, किससे दिखाना है? फेजर से। तो करंट का एरो क्या रखेंगे? छोटा रखेंगे, और वोल्टेज का जो एरो रहेगा वो बड़ा रखेंगे। बस यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। हाँ, अब ये रोटेटिंग वेक्टर कैसे रोटेट करता है? इट इज ए रोटेटिंग वेक्टर वेरिंग साइनसॉइडली विथ टाइम। ये टाइम के साथ क्या करता है? वेरी करता है। एंड रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है ना, क्या करता है। तो किधर रोटेट करेगा? इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इसके पास अपनी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, तो रोटेट करेगा एक सर्कुलर पाथ पे। थोड़ा इसको हम और बढ़ा लेते हैं, ये छोटा पड़ रहा है, ये कुछ ऐसा। इधर हमने आई एंड वी लिया है, इसी ग्राफ पे मतलब इसी डायरेक्शन में हम आई भी दिखाएंगे और वी भी दिखाएंगे। थोड़ा टेढ़ा आप लोग सीधा बनाइएगा, ठीक है। ये है रोटेटिंग वेक्टर, ऐसे रोटेट करेगा, है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। और ये कैसे रोटेट करेगा? ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक, ये ऐसे रोटेट करेगा, कुछ ऐसे। तो आई नॉट भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और वी नॉट भी एंटी क्लॉकवाइज। यही है रोटेटिंग वेक्टर। जब ये यहां पे रहेगा तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब सब कुछ जीरो था इसका, मतलब कोई एंगल नहीं बना रहा था। ये कितना एंगल बना लिया? अगर हमने कहा कि ये एंगल बनाया है कितना? थीटा, तो ये एंगल कितना बनाएगा? ये एंगल बनाएगा इससे थोड़ा ज़्यादा। कहो हम इस एंगल को मान लेते हैं फाई। क्या मान लेते हैं? ये एंगल बनाया फाई और ये एंगल बनाया थीटा। तो किसी टाइम पर अगर हमको निकालना है कि इसका एंगल थीटा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना, तो ये कितना आगे है? ये वाला जो हमारा आई नॉट है, ये आई, ये वाला जो एरो है वो फाई एंगल बना रहा है और ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका टाइम ये है, यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देंगे, है ना। अगर हम यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दें, ऐसे प्रोजेक्शन यहाँ ले लें, तो इस टाइम पर एंगल कितना बना रहा है? थीटा। और इसका अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें टाइम पे, तो इसका टाइम ये है, इस टाइम पर ये एंगल बना रहा है फाई, है कि नहीं। दोनों का टाइम क्या है? अलग अलग है। और इसी टाइम पर अगर हम बोले कि वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, भाई ये जो वैल्यू है ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम तो होगा नहीं करंट। हाँ, इससे कम ही रहेगा, तो इससे जो कम रहेगा वो इस टाइम पर कहाँ पे रहेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, कहाँ पे? जहाँ पे हम V ले रहे हैं।
वहाँ प्रोजेक्शन डाल देंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हाँ मतलब किसी इंस्टेंट पर अगर आपको आई या वी चाहिए तो वी या आई वाले एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है ना, तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगा। और जो ये है आपका, ये क्या है, पूरा कंप्लीट पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, तो यही है हमारा फेजर, रोटेटिंग वेक्टर है ये फेजर। और इस डायग्राम को जिसमें हम इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसे डायग्राम को फेजर डायग्राम कहते हैं। क्लियर ना, तो पहला काम करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फेजर का डेफिनेशन नोट कर लीजिए और पीक वैल्यू में आप ये शो करेंगे कि आई नॉट हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो यही डायग्राम क्या है, हमारा फेजर डायग्राम है। तो जिस डायग्राम में हम किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का किसी भी इंस्टेंट पे, मतलब इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट का मतलब टाइम, किसी भी टाइम पर हम आई और वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसे डायग्राम को हम लोग क्या कहेंगे, फेजर डायग्राम कहेंगे। ठीक है ना, तो फेजर क्या है कि रोटेटिंग वेक्टर है। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि आई नॉट और वी, या आई या वी, आई कहाँ पे मिलेगा आपको, आई मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे आई वाले एरो से, और ये आई यहाँ पर मिलेगा। आई आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। वी कहाँ पे मिला है, यहाँ पे। तो इसमें ये बताइए, आई नॉट का जो फेजर है, आई नॉट का फेजर वो इस आई नॉट आगे है कि वी नॉट आगे है, कौन आगे है, हाँ इसमें आगे कौन चल रहा है, मतलब लीड कौन कर रहा है, तो आप कहोगे आई नॉट लीड कर रहा है। बोलो आगे है ना, इससे ये एंगल ज़्यादा कौन बना रहा है, ये बना रहा है। ये कितना बना रहा है, ये थीटा। तो ये कितना आगे है, कहोगे इतना एंगल आगे है। ये एंगल कितना है आपका, कहोगे फाई माइनस थीटा एंगल ये आगे है, लीड कर रहा है ना। फाई माइनस थीटा ये एंगल कितना क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो यही है, हमें एक फेजर से क्या मिलती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि करंट की वैल्यू उस इंस्टेंट पर कहाँ पे है, अब वोल्टेज की वैल्यू कहाँ पे है, कितनी वैल्यू है उस कंडीशन में, ये हमें वैल्यू मिल जाती है। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। अगर आपसे मैं बात कहूँ कि एक जो करंट हमारा है आई, ये वोल्टेज V से कितना लीड कर रहा है, तो कहोगे ये एंगल थीटा माइनस फाई एंगल लीड कर रहा है, ये ज़्यादा है। ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है, उससे पीछे है, कितना पीछे है, इतना एंगल पीछे है, मतलब लैग है, लैग्स बिहाइंड है, तो हम लोग ये कहते हैं। क्लियर, यही है फेजर डायग्राम। अच्छा, ये जब रोटेटिंग वेक्टर यहाँ से स्टार्ट करेगा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा, तो 1 साइकिल कंप्लीट होगा। क्या कंप्लीट होगा, हाँ ऐसे समझो, यहाँ पे मैं इस चीज़ को इरेज कर दे रहा हूँ, तो इसको ज़रा ऐसे समझो। जब ये रोटेटिंग वेक्टर किसी एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हम अगर यहीं से ग्राफ्स समझे, ऐसे साइनसोइडल ग्राफ्स दिखाएं इसको, ये साइनसोइडली वेरिंग करता है ना, कुछ ऐसे, देखो ऐसे। जब यहाँ पे था तो ये यहाँ पे है, जब ये रोटेटिंग वेक्टर घूम करके यहाँ पहुँचेगा इस पॉइंट पे, तो ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, पीक होगी। वो पीक कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है। तो इसमें टाइम कितना लगा, ये है टाइम T/4। जब ये घूम कर कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो ग्राफ हमारा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ग्राफ कहाँ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा ग्राफ। ठीक है ना, ग्राफ हमारा कुछ यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे ग्राफ। तो ये ग्राफ मतलब हाफ रिवोल्यूशन कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, T/2। फिर घूम करके कहाँ जाएगा, जब यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगा हमको 3T/4। कितना लगेगा, जब वापस घूम के एक रिवोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पहुँच गया कैपिटल T। समझ में आ गया ना। अब ये ग्राफ कैसा है, साइनसोइडल ग्राफ है या साइन ग्राफ। तो इसके साथ वेरी कर रहा है ना रोटेटिंग वेक्टर।
जैसे ये वेरी कर रहा है वैसे ये भी तो वेरी कर रहा है। अब इसी बात को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है? ग्राफ है। क्या है? ग्राफ। I वर्सेस T, I और V, इधर हमने लिया है T। तो इसी के साथ में क्या करेगा? ये वेरी करेगा। तो फेजर डायग्राम बनाना होता है और ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है ना? बता रहे हैं। और इसी फेजर को देख करके हम लोग क्या लिखते हैं? इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इक्वेशन। क्लियर है ना? इक्वेशन मतलब I का इक्वेशन और V का इक्वेशन। ठीक है? तो जैसे मैं कहूँ अगर यहाँ पे I का इक्वेशन लिखना है, ये I, तो कैसे लिखेंगे? I इक्वल टू आपने पढ़ा है I नॉट साइन ओमेगा टी, पढ़ा है? एट एनी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। अब जो ये ओमेगा टी है वो कैसे निकलेगा यहाँ से? तो जैसे मैं V नॉट की बात करूँ तो ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो थीटा इज एंगल बना रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। बोलो हो गया नहीं हो गया? एज ए एग्जाम्पल फॉर्म में ले रहे हैं। तो इस वोल्टेज का जो इक्वेशन होगा कैसे निकालेंगे? तो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया ही नहीं किया है? बोलो। ये क्या है आपका? टी है। ये टी मान लो यहाँ से यहाँ तक। ये एंगल थीटा है। तो साइन थीटा कितना होगा यहाँ से? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलो होता है। अब ये कितना हमारा है? ये v है। तो ये भी क्या है? v। तो v आ जाएगा। ये कितना है? v नॉट है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? v नॉट साइन थीटा। बोलो होगा। और थीटा कितना है? ओमेगा टी। तो v कितना आ जाएगा? v नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर हो गया? तो ऐसे हमने v निकाल लिया किसी इंस्टेंट पे, है ना? ऐसे इस इंस्टेंट को भी आप अगर t मानते हो, इस वाले को भी t, तो आप क्या निकाल सकते हो? क्या निकलेगा? I निकाल सकती हो, है ना? अब उसमें I निकाल सकते हो। I कैसे निकलेगा यहाँ से अगर निकालना चाहो तो ये आपका क्या है? यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो ऐसे। ये T है, इसको T मानो यहीं पर। ये भी क्या है? T है। ठीक है? तो कैसे निकालेंगे यहाँ से? तो ये एंगल फाई है। तो साइन फाई कितना होगा? सॉरी, हाँ, साइन फाई परपेंडिकुलर कितना है? I अपॉन ये कितना है? I नॉट है। I इक्वल टू क्या होगा? I नॉट साइन फाई। ठीक है? क्या है? साइन फाई है। अब फाई इक्वल टू हमने बताया कि ये इससे इतना लैग कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा है। बोलो है कि नहीं है? ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? तो क्या करेंगे? इसमें हम इतना ऐड कर देंगे। और भाई ये थीटा है तो थीटा प्लस फाई माइनस थीटा करेंगे तो कैंसिल, तो यही बचेगा। तो कहने का मतलब ये इक्वेशन एज ए एग्जाम्पल हमने लिया है, एज अ एग्जाम्पल। ठीक है? तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। निकल रहा है नहीं निकल रहा है? I का निकल रहा है, V का निकल रहा है। तो अब यहाँ फाई के प्लेस पे ओमेगा टी रख देंगे। तो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम ये समझेंगे दोनों का फेज क्या है। ये जो एंगल होता है ना, यही एंगल मतलब क्या है? फेज है। फेज क्या है? एक एंगल। तो ये ओमेगा टी क्या है? एक फेज है। फेज मतलब एंगल। थीटा भी क्या है? फेज है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। अब जैसे मान लो कि एक इक्वेशन दिया, V दिया है, आपको I लिखना है। मान लो V दिया है कि किसका लिखना है? I का। अब इसका हर समय मतलब कि वो मत देखिए कि कहाँ पे क्या इक्वेशन है। एक का दिया हुआ है, उसके माध्यम से दूसरा निकाल सकते हैं। जैसे इससे ये क्या कर रहा है? आगे है कितना? ये एंगल। तो थीटा में ऐड कर देंगे फाई माइनस थीटा। इतना ज़्यादा है ना ये, तो थीटा थीटा क्या हो? कैंसिल। तब भी मिल जाएगा वो I इक्वल टू I नॉट साइन फाई मिल जाएगा। है कि नहीं? क्लियर? तो फाई क्या है? ज़्यादा है इसमें। बस वही चीज़ है। तो थीटा प्लस थीटा फाई माइनस थीटा करके हम ये निकाल सकते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले रखा है।
तो यही है फेज़र, और ये फेज़र को समझना ज़रूरी है क्योंकि जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, उसमें इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हेडिंग रहेगा टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। ठीक है, ये नहीं बना है क्या? अभी बना लीजिए इसको जल्दी से। इसी के साथ वैरी कर रहा है, इसलिए समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, तो अब इसे हम करेंगे इरेज और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। तो फेजर क्या है समझ में आ गया ना? एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कि रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल बनेगा वो क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। पढ़ाए हैं इस इसको? ठीक है, और ये साइनसॉइडली वेरी करता है रोटेटिंग वे, मतलब इसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, है कि नहीं? मैंने डायग्राम से भी समझा दिया आपको। अब जो टाइप्स ऑफ एसी सर्किट पढ़ेंगे हम लोग, उस सब में फेजर डायग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है ना? किसका? फेजर डायग्राम का। क्योंकि आपसे कोई भी सर्किट दे देगा और कहेगा ड्रॉ द फेजर डायग्राम, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, साइनसॉइडल ग्राफ बिटवीन करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ। तो टाइप्स ऑफ एसी सर्किट हेडिंग लगा दो, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, पहले सर्किट का नाम लिख लीजिए। प्योर आर सर्किट, दूसरा प्योर सी सर्किट, थर्ड प्योर एल सर्किट, या पहले एल कर दो बाद में सी करना, चलो पहले एल कर देते हैं, लिखत नहीं ना? सीरीज आर एल सर्किट या एल आर सर्किट कुछ लोग पढ़ते हैं, सीरीज आर सी सर्किट, है ना? 6 नंबर है सीरीज आर एल सी या एल सी आर सर्किट। आर एल सी या आर एल सी आर सर्किट, नोट कर लीजिए इसे। तो फर्स्ट हेडिंग लगा दो प्योर आर सर्किट, प्योर आर सर्किट। हाँ, इन सब के बारे में अलग अलग से हमको सीखना है, ठीक है ना? देखो, प्योर आर मतलब कि एक रजिस्टर लगा दो। क्या लगा दो? रजिस्टर। ये है आपका एसी सोर्स। क्या है? एसी सोर्स। यही होता है ना, सिंबल यही होता है बच्चों, एसी सोर्स का यही सिंबल है। और रेजिस्टेंस क्या है? आर है। एसी सोर्स मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इसके पास। वो वोल्टेज से क्या होगा, सर्किट क्लोज है तो एक करंट सप्लाई देगा। वो करंट कभी ऐसे फ्लो करेगा फिर ऐसे फ्लो करेगा, तो कहेंगे एक साइकिल होगा। फिर ऐसे फ्लो करेगा फिर ऐसे फ्लो करेगा, 2 साइकिल। ऐसे कंटिन्यू बहुत तेजी से फ्लो करता है करंट इस रजिस्टर के थ्रू। अब हमें क्या करना है कि किसी स्टैंड पे, मान लो किसी स्टैंड पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, मान सकते हैं ना? मान लो कभी भी किसी टाइम पर 0.1 सेकेंड पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, किसी टाइम पर, है ना? उस समय वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा? अगर हम मान लेते हैं वोल्टेज का इक्वेशन, लेट कर लेते हैं, लेट एट एनी इंस्टेंट टी v इक्वल टू कितना है? v नॉट साइन ओमेगा टी।
वोल्टेज का इक्वेशन ये है, तो जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, आई फ्लो हो रहा है ना, आई, तो आई का इक्वेशन क्या होगा? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस आई का इक्वेशन क्या होगा ये पता कर लगाना है। और इक्वेशन के साथ साथ आई और वी का जो फेजर डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा वो बनाना है, और साइनसोइडल ग्राफ कैसा होगा आई और वी का। ये तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, ठीक। तो फेजर डायग्राम से क्या पता चलेगा कि आई और वी के बीच कितना एंगल बन रहा है, ठीक। जैसे वहाँ हमने आई और वी के बीच कितना एंगल दिखाया था, फाई माइनस थीटा, तो ऐसे यहाँ पर भी आई और वी के बीच कितना एंगल बनेगा वो फेजर डायग्राम देख करके बता देंगे। वो कैसे बनेगा फेजर डायग्राम? जब आपको इक्वेशन दोनों का पता चल जाएगा तब, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, आई की इक्वेशन निकालेंगे। इसके लिए करेंगे क्या, हम ये क्लोज सर्किट है, इसमें लगा देंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना, सेकंड वाला। तो क्या करेंगे, कोई एक डायरेक्शन पहले चलो आप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे, और यूजिंग केवीएल, यूजिंग केवीएल ये कहता है समीशन ऑफ डेल्टा वी, मतलब ऑल पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना है, v, ये प्लस है और ये क्या है माइनस। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये बन रहा है प्लस, ये बन रहा है माइनस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या मान लिया, VR मान लिया। पोटेंशियल अगर हम ऐसे चलते हैं तो ड्रॉप कर रहा है, तो ये क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और ये भी क्या लेंगे, ऐसे आ रहे हैं तो माइनस से प्लस की तरफ बढ़ेंगे। तो हम कैसे चल रहे हैं ये देखिए, हम ऐसे चल रहे हैं, जब हम यहाँ से ऐसे चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ना, इसका ड्रॉप कर रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस VR है ये प्लस लेंगे कि माइनस, ड्रॉप कर रहा है तो माइनस लेंगे। अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, गेन कर रहा है, तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। जब अच्छा इधर से आएंगे, ऐसे चलेंगे, भाई यहाँ से चलो, यहाँ स्टार्ट करो, ऐसे आओ, ऐसे जाओ, ऐसे आओ, यहाँ तक आओ, एक लूप हुआ ना। जब यहाँ से ऐसे चलोगे, ऐसे आओगे तो यहाँ ड्रॉप करेगा, और जब यहाँ से ऐसे आओगे तो क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये वोल्टेज प्लस में आएगा। क्लियर? तो डेल्टा V के प्लेस रखेंगे माइनस VR, प्लस इसका कितना है, V है, बराबर 0। VR ट्रांसफ़र कर देंगे तो V इक्वल टू VR, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। V की वैल्यू कितना है यहाँ पे, V0 साइन ओमेगा t, बोलो है कि नहीं है। ओम्स लॉ से हम VR लिख सकते हैं, कितना होगा, I इंटू R, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज़ करके हमने VR लिख दिया। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो जब फर्स्ट में यहाँ पुट करेंगे, V0 साइन ओमेगा t इज इक्वल टू I इंटू R। इस R को डिवाइड कर देंगे तो I इक्वल टू क्या मिलेगा, V0 बाई R साइन ओमेगा t। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब V0 बाई R क्या होता है, हमने पढ़ाया है, करंट होता है, पीक करंट, है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट, ऊपर लिख दे रहा हूँ, बिकॉज I0 इक्वल टू V0 बाई R। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रखेंगे I0 साइन ओमेगा t। ये देखो करंट का इक्वेशन मिला, उसी इंस्टेंट t पर करंट का इक्वेशन ये मिला। और इसका इक्वेशन देखो, इसका इक्वेशन देखो, इसका भी पीक है, इसका भी पीक है, ये इंस्टेंटेनियस, ये भी इंस्टेंटेनियस, साइन भी। जब सब कुछ सेम है तो ये भी देखो ज़रा, ये भी क्या है, मतलब दोनों का फेज क्या है, सेम है। फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का एरो क्या होगा, एक ही लाइन में होगा। फेज मतलब डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस क्या है, 0, मतलब इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 0 डिग्री। 0 कब तभी बनेगा जब एक ही लाइन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे। क्लियर ना।
तो नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। तो ये नोट कर लिया। अब v का इक्वेशन और I का इक्वेशन दोनों को देख करके हमें ये मालूम होता है, दोनों का फेज देखते हैं तो सेम दिखाई पड़ रहा है। तो हेंस करके लिखेंगे, चेंज द पैराग्राफ, हेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, है ना। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, दैट इज नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस। देन फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम कैसा होगा? हम इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला क्या है, हमने ऐसे दिखाया बड़ी एरो वी नॉट, वी को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, है ना। एक इसी के पैरेलल छोटी एरो बना दो, आई हो गया। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये भी है फेजर डायग्राम। हाँ, इसमें आपने क्या किया कि एक्सिस गायब कर दिया है ना। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब कोई फेज में डिफरेंस नहीं है। क्लियर? तो ये भी अगर कहीं ऑप्शन में एमसीक्यू में दिखाई पड़ रहा है, प्योर आर सर्किट के लिए फेजर डायग्राम अगर ऐसा बना हुआ है और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ यही दिखाई पड़ रहा है, तो आपको लग रहा है कि दोनों पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में हैं, तो आप इसे दिखा सकते हो, सही होगा हमेशा। अब इसी चीज़ को और करके मैं दिखा रहा हूँ, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा वो दो एक्सिस लेंगे ऐसे। कितनी एक्सिस? हाँ, दो एक्सिस लेंगे ऐसे। टाइम एक्सिस हो गया, इधर हमने क्या लिया आई एंड वी। तो ये है ओरिजिन बेटा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बड़ी एरो दिखाएंगे ऐसे, ये वी का हो गया, मतलब वी नॉट है, मतलब वी हम दिखाना चाहेंगे तो एट एनी स्टैंड पे यहाँ से ये वी नॉट है, और यहाँ से हम एक क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये आपका है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये है वी, यही है आपका वी। क्लियर? और ये एंगल कितना है आपका, ओमेगा टी है, बोलो है। और इसी में क्या दिखा दो, आई नॉट, ये आपका आई नॉट हो गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका आई का इक्वेशन हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में है, यही है फेजर डायग्राम। देखो ये भी उसी लाइन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। क्लियर? अब इसमें ग्राफ देखें, ग्राफ आई और वी वर्सेस टाइम टी ग्राफ। तो ग्राफ कैसे दिखाएंगे, ऐसे, इधर टाइम, इधर आई और वी दिखा रहे हैं। ये ग्राफ किसका है, मान लो ये ग्राफ है वी का ग्राफ, तो ये क्या होगा, वी नॉट होगा, बोलो। ये भी क्या होगा, वी नॉट। तो इसी में आपको आई भी दिखाना है, तो आई दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। तो ये क्या है आपका आई नॉट, ये क्या है आई नॉट। इसका पीक देखो इतना है, इसका पीक कितना है, और इसका पीक और बड़ा है, बोलो है कि नहीं है। इसका पीक कितना है और इसका पीक इतना है, ये पीक ज़्यादा है, ये पीक कम है। उसी चीज़ को एरोस दिखाओ, ये पीक इतना है और इसका पीक इतना है। समझ में आ गया, फील आ गया बढ़िया से, नोट कर लो।
तो ये आपने नोट कर लिया, समझ में आ गया ना। प्योर आर सर्किट। आपको ये डायग्राम दिया है तो ठीक है ना, तो ये डायग्राम बना सकते हो। अगर ये डायग्राम दिया है तो ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये बनाइएगा, बोर्ड एग्जाम में ये। एमसीक्यू में अगर है तो ऐसा दिया रहेगा शॉर्ट में, या इसी चीज़ को एक ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, इधर V इधर ही I, ऐसे। ये भी आपका क्या है, फेजर डायग्राम है प्योर आर सर्किट के लिए, ठीक रहेगा। तो फेजर आप ऐसे ऐसे और ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। इरेज करते हैं। हेडिंग नेक्स्ट रहेगा प्योर एल सर्किट, यही है ना, सेकंड नंबर, प्योर एल सर्किट। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब भूल गई? लेंथ होता है एल का मतलब। जल्दी सोचो, एल का मतलब, एल जो होता है कैपिटल एल किस चीज का सिंबल है? सोचिए, एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस, EMI, याद आया आपको? ये होता है इंडक्टर का। किसका होता है? हाँ, या कोई इंडक्टिव क्वाइल हो और उसे हमने क्या किया है, AC सोर्स के साथ में कनेक्ट कर दिया ऐसे। क्लियर? इसका एट एनी इंस्टेंट, ये AC सोर्स है आपका, एट एनी इंस्टेंट T पर वोल्टेज का इक्वेशन क्या बन रहा है? V0 साइन ओमेगा T। तो करंट मान लेते हैं किसी इंस्टेंट T पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, है ना, करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो जरा ये बताइए, इंडक्टर का काम क्या होता है? जो भी चेंजेस होगा उसका अपोज करेगा। याद आया सेल्फ इंडक्शन वाले में, जब करंट इंक्रीज करेगा तो एक इसमें EMF जनरेट होता है, वो इसकी इंक्रीज करने का क्या करेगा? अपोज करेगा। हाँ, तो अपोज करने के लिए इसके अपोजिट एक करंट फ्लो कराएगा, मतलब इसमें पोलैरिटी आएगी, ये प्लस बनेगा, ये क्या बनेगा? माइनस बनेगा, और इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस VL बन जाएगा। क्या बन जाएगा? VL। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो सर्किट बनाइए पहले। तो करना क्या है, आपको I की इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, एक सिंगल पाथ चूज करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करते हैं और वापस यहीं पे आते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। तो यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, समेशन ऑफ डेल्टा V 0, जब ऐसे चलेंगे यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो ये नेगेटिव लेंगे, माइनस VL, इधर ये प्लस जा रहा है, ये माइनस, तो इधर प्लस हो जाएगा आपका। तो करंट निकालना तो यही लॉ यूज करेंगे। करंट, आपको वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें करंट का इक्वेशन चाहिए, तो KVL लगाएंगे। अगर मान लो I इक्वल टू दिया होता I0 साइन ओमेगा T और V कुछ न दिया होता, तब क्या करते? तब भी यही लॉ अप्लाई करते। हाँ, यही लॉ अप्लाई करके आप निकाल सकते हो वोल्टेज का भी। क्लियर? अब यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? VL हो जाएगा। अब आपने VL पढ़ा है, जो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF होता है या वोल्टेज होता है, वो कितना होता है? LdI/dt। सोचिए जरा सा, पढ़ा है ना, बिकॉज E इक्वल टू क्या होता है? माइनस LdI/dt। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? नेगेटिव हट जाएगा, LdI/dt। तो ये जो मैग्नीट्यूड E है वही हमारा क्या है? वोल्टेज है, यानी ये आपका VL हो जाएगा, LdI/dt।
और v इक्वल टू क्या होगा आपका v नॉट साइन ओमेगा t। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे हम पुट करेंगे, तो v नॉट साइन ओमेगा t वहाँ हो जाएगा और वहाँ पे हो जाएगा L di बाई dt, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, V नॉट दिया है ना, तो V नॉट हाँ v नॉट देखो, v के प्लेस पे हमने क्या रखा और vl के प्लेस पे L di बाई dt रखा। हमें i चाहिए तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई l को डिवाइड करेंगे, तो di कितना आएगा v नॉट बाई l साइन ओमेगा t dt। di कितना आया v नॉट बाई l साइन ओमेगा t dt। क्लियर है। अब v नॉट बाई l जो हमारा है ये कुछ रेजिस्टेंस जैसा है, कैसा है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, लेकिन अभी नहीं सेट हो पा रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे di दिया हुआ है, हमें i चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, लेकिन कोई इसमें लिमिट नहीं दिया है, तो प्लस c क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, है ना। यूजिंग इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन आता है ना, पढ़ाए हैं आप लोग को इंटीग्रेटिंग, तो di यहाँ भी v नॉट बाई l साइन ओमेगा t dt क्या आएगा, ये सिर्फ i हो जाएगा, ये v नॉट बाई l बाहर करेंगे। साइन ओमेगा t का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा t, और ओमेगा एक्स्ट्रा है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बोलो, माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइड बाई ओमेगा और प्लस c ऐड कर देंगे। तो फाइनली हमें i कितना मिलेगा, v नॉट बाई ओमेगा l माइनस पहले लिख देंगे कॉस ओमेगा t प्लस c, ये मिल जाएगा। बोलो सही है। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर हम सेकेंड। जब एक कंप्लीट, अब हमको c चाहिए, क्या चाहिए, c, बोलो चाहिए ना, c चाहिए, तो c कैसे मिलेगा, c कैसे मिलेगा, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 0 होती है, पढ़ाए होंगे ना। एक कंप्लीट साइकिल के लिए कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 0, साइन कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी वैल्यू 0, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वैल्यू 1/2 होता है एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो वही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल कॉस ओमेगा टी वैल्यू 0 और आई की वैल्यू भी क्या होती है, 0, एवरेज करंट 0 होता है, तो 0 ये 0 सी क्या हो जाएगा, 0। तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल कॉस ओमेगा टी 0, आई कितना होगा 0, इट इम्प्लाइज सी की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ तक आप सभी नोट कर लीजिए, नोट करिए। अब क्या करना है, ये सी तो आपने निकाल ही लिया है ना। इस सी की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, हाँ इक्वेशन सेकंड में। जब सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको करंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो बाई इक्वेशन सेकंड आई इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ये है आई का इक्वेशन। लेकिन क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है हमको, इक्वेशन तो सही है, लेकिन अगर आपको आई और वी का जो इक्वेशन दिया था, है ना, दोनों को देखिए, क्या आप फेज में डिफरेंस बता पाएंगे भाई? अगर वहां भी साइन है तो यहां भी साइन होना चाहिए ना, तभी डिफरेंस बता पाओगे आप लोग, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। अच्छा, ये जो ओमेगा एल है, ये वी नॉट और ये ओमेगा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है।
तो ये कुछ कांस्टेंट जैसा है, और ये कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे इस एल सर्किट का रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसी रेजिस्टेंस को हम लोग रिएक्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेगा एल एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस called reactance, called reactance of pure L circuit, है ना, and it is denoted by XL, denoted by XL। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? XL से, है ना। तो रेजिस्टेंस जैसा है ये, बोलो है कि नहीं है? ये हमारा कुछ रेजिस्टेंस जैसा है, उसके जैसा बिहेव करता है क्योंकि कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक फार्मूला बन गया रिएक्टेंस के लिए। इक्वेशन नंबर बना देंगे इसको 3rd। इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इट एम्प्लाइज दैट आई की वैल्यू मिलेगी माइनस वी नॉट बाई एक्सएल कॉस ओमेगा टी, और ये हमारा जो हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई एक्सएल। ये भी अपने आप में एक फार्मूला बनेगा भाई। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से क्या होगा? आई नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट, माइनस में है पहले लगा देंगे। ये कॉस में है, अच्छा नहीं लग रहा है, साइन में चेंज कर दें। कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ओमेगा टी। बोलो सही है? यहाँ तक तो ठीक है। क्या ओमेगा टी नेगेटिव में है? सही है। ओमेगा टी क्या है? एक एंगल है, और एंगल जब फेजर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंगल तो नेगेटिव होगा ही नहीं, तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो ये माइनस में सही नहीं है ना, इस माइनस को अंदर भेज दें तो प्लस कर देना। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये माइनस हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस 90। इसका मतलब करंट जो हमारा है ओमेगा टी से 90 डिग्री कम है। माइनस मतलब कम है, पीछे है। ओमेगा टी जितना एंगल बन रहा है उससे कितना? 90, ठीक है ना। तो आई का इक्वेशन ये मिलेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं करंट पीछे है, मतलब लैग कर रहा है, यानी करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज इन फेज बाई 90 डिग्री, ठीक है ना। ये कंक्लूजन मिला। करंट क्या करता है? लैग्स बिहाइंड है किससे? वोल्टेज से, इन फेज में, फेज मतलब एंगल में कितना है? 90 डिग्री। क्लियर? नोट कर लीजिए यहाँ तक इसको भी। चलो देखते हैं, इसका फेजर डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? फेजर डायग्राम। तो करंट का इक्वेशन ये है, वोल्टेज का इक्वेशन आपने देखा ही है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो चलिए फेजर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है ना? अच्छा, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा ही नहीं आ रहा है? फील आ रहा है बढ़िया से इसका दिमाग में? ठीक है, चलो ये आपका है ग्राफ, मतलब कि टाइम एक्सिस लिया हमने और इधर आई एंड वी ओरिजिन है। एट इन इंस्टेंट पे हमने वोल्टेज का इक्वेशन लिया था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये फेजर V नॉट है। तो ये एंगल कितना है आपका? थीटा, मतलब ओमेगा टी। क्लियर? किसी इंस्टेंट पे था तो V का आपने फेजर ड्रॉ कर लिया। अब I कहाँ पे फेजर होगा? इससे
किससे? बढ़ रहा है। इससे 90 डिग्री पीछे है, मतलब यहाँ से 90 डिग्री पीछे माइनस करिए, मतलब आई का जो ग्राफ फेजर होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसका लेंथ कम रखेंगे इसके लेंथ से। क्लियर? ये 90 डिग्री। क्लियर? V से 90 डिग्री क्या है? ये पीछे है। क्लियर ना? तो ये बन गया फेजर डायग्राम किसका? एल सर्किट का। अब इसी फेजर को दूसरी तरीके से बना सकते हैं, है ना? कैसे बनाएंगे? इसी फेजर को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, है ना? देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम इधर लेंगे V और इधर ले लेंगे I। ये V ऐसे है, इससे कितना एंगल पीछे है? ये 90 डिग्री। ऐसे ही बना सकते हो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो आपने फेजर डायग्राम बना लिया, है ना? अब ग्राफ भी देख लिया जाए। ग्राफ हम इसके पहले क्या था? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस का ग्राफ रहेगा आई के लिए, है ना? और साइन ग्राफ वी के लिए, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ। इधर टाइम लिया, इधर वी लिया, है ना? ये ग्राफ किसका है? वी नॉट। किसका ग्राफ है ये? वी नॉट का ग्राफ, है ना? ये वी नॉट का है। तो आई का ग्राफ कहाँ से होगा? सोचो। ये चूंकि v दिया हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। ये आई का जो ग्राफ होगा वो i इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ होगा, जिसका पीक नेगेटिव से स्टार्ट होगा ऐसे, है ना? ये ग्राफ होगा कुछ। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? ग्राफ ऐसे थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा बन गया है, आप अपने से सही बनाइएगा, ठीक है? ग्राफ यही टेढ़ा हो गया है, ये टेढ़ा, उसकी वजह से ये टेढ़ा हो गया ग्राफ। क्लियर ना? तो कुछ ग्राफ ये है कोसाइन ग्राफ। यहाँ पे हमारा आई नॉट है, ये आई नॉट नेगेटिव से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? तो माइनस है, तो आई माइनस आई नॉट कहाँ पे होगा? इधर होगा। तो कॉस ग्राफ या तो यहाँ से स्टार्ट होगा या तो यहाँ से स्टार्ट होता है कॉस ग्राफ, ठीक है ना? ये हो गया ग्राफ के बारे में। और एसआई यूनिट ऑफ एक्सियल ओम होगा। कितना होगा? हाँ, एक्सेल इज ओम। क्लियर? ये इसकी यूनिट बनेगी। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर ये सेकंड है। इसके आगे की जो कहानी होगी लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।